नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 804 पेपर की दूसरी क्लास लेके आए हैं। इससे पहले हम आपकी एक क्लास कंप्लीट करा चुके हैं 804 पेपर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को जरूर देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएं उसमें, तो उस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम आपकी दूसरी क्लास भी लेके आए, इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास है, इसको भी कंप्लीट कराएंगे। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं आपके इस 804 पेपर सब्जेक्ट के, वो सारे कराएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट नाम है आपका भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास, MP DLED प्रथम वर्ष वालों की सब्जेक्ट है। ठीक है, तो प्रथम वर्ष वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस क्लास को शेयर कर दें सभी अपने यार दोस्तों को, साथियों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, और क्लास को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, लास्ट में करना या पहले कर देना, आपकी मर्जी, आपको जब क्लास अच्छी लगे, ताकि हमें भी मोटिवेट्स मिल सके, हम भी आपके लिए और ज़्यादा क्लासेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आ सके। ठीक है, लेकिन लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करो। आप लोग लाइक नहीं करते तो हमें लगता है यार आप लोग क्लास को पसंद नहीं करते, तो इसलिए हम क्या है, क्लास लाने में थोड़ी सोचना पड़ता है हमें। अगर आप लाइक कर दोगे, अच्छे लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, तो हमें लगेगा कि बच्चे पसंद करें, तो हम जल्दी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन जितने भी लेके आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड या सेम टू सेम आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तब आप देखना कि हाँ हमने ये क्लास मिस कर दी थी, आप शेयर करोगे सब जगह। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो आज ही क्लास का क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि भाषा एवं बोली में क्या अंतर है। भाषा एवं बोली में क्या अंतर है, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो भाषा बोली में अंतर देखेंगे, यहाँ पे कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, दोनों में अंतर है, ये आपको देखेंगे। ठीक है, दोनों में आप अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, पहला पॉइंट कह रहा है हमारा भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, यानी कि मैं आपको बता दूं, जो भाषा होती है वो व्यापक होती है, यानी कि बहुत जगह बोली जाती है, और जो पूरे देश में बोली जाती है एक भाषा। ठीक है, लेकिन जो बोली होती है वो एक क्षेत्र, उसका क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है, यानी एक जगह, यानी छोटी जगह, गाँव में क्या बोलते हैं आप लोग, बोली बोलते हैं। छोटे छोटे कस्बे गांव होते हैं, वहाँ पे बोली बोली जाती है, इसलिए वो सीमित रहती है। अगर भाषा की बात करें तो भाषा व्यापक होती है, क्योंकि ये पूरे देश या राज्य में बोली जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, भाषा के निश्चित व्याकरण और नियम होते हैं। भाषा के एक निश्चित व्याकरण और नियम होते हैं, बोली के नियम निश्चित नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भाषा आप एक अच्छे तरीके से ही बोल पाएंगे, एक व्याकरण की सहायता से, नियम की सहायता से। ठीक है, एकदम स्पष्ट क्लियर वाक्य बनाएंगे भाषा बोलने के लिए। ठीक है, अगर आप बोली की बात करें तो बोली आप कैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोली में ना तो कोई व्याकरण होती है, ना कोई नियम होते हैं। ठीक है, क्लियर। तीसरा पॉइंट देखें, तीसरा पॉइंट कह रहा है भाषा का साहित्य विकसित होता है। ठीक है, भाषा का साहित्य विकसित होता है और बोली का साहित्य कम विकसित होता है। ठीक है, भाषा का साहित्य विकसित होता है लेकिन बोली का साहित्य विकसित नहीं होता है। भाषा का प्रयोग शिक्षा और प्रशासन में होता है। भाषा का प्रयोग शिक्षा और प्रशासन में होता है, बोली का प्रयोग सामान्य बातचीत में होता है। ठीक है, अगर आप अपने गांव में यार दोस्तों से बात करते हैं वो एक बोली में बात करते हैं। ठीक है, सामान्य होती है वो। लेकिन अगर आप एक शिक्षक से बात करते हैं, अगर आप एक मंच पे बात करते हैं, या आप एजुकेशन को लेकर बात करते हैं, या किसी भी तरह प्रशासन में बात करते हैं, तो आपको एक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, तब भाषा के माध्यम से ही आप बात कर पाएंगे। फ्रेंड्स वगैरह या फैमिली में बात करेंगे तो आप उसमें बोली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर भाषा मानक रूप में स्वीकार की जाती है, लेकिन बोली स्थानीय रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, बोली स्थानीय रूप में प्रयोग होती है और भाषा मानक रूप में स्वीकार की जाती है। ठीक है, तो आप इन पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ये अंतर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही और भी आप इसमें पॉइंट बना सकते हैं अपने मन से। ठीक है, नेक्स्ट इसका उदाहरण भी देख सकते हैं। हिंदी एक भाषा है, जबकि ब्रज, अवधी और भोजपुरी उसकी क्या है, बोलियां हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लास को लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया है, और बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस कर लो। जिन स्टूडेंट ने अभी तक नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो यहाँ पर नंबर नोट कर लो, 72 40 28 72 81। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ताकि आप उन्हें कम समय में पढ़ सकें अच्छे से। ठीक है, बुक्स वगैरह नहीं पढ़ पाओगे आप, और नोट्स में आपको लैंग्वेज भी सरल रहेगी आपके लिए, तो आप नोट्स को जल्दी पढ़ लोगे आराम से और अच्छा स्कोर भी कर जाओगे एग्जाम में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा अर्जन के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। भाषा अर्जन के 2 सिद्धांत लिखने हैं, तो भाषा अर्जन कैसे होती है उसी के आपको 2 सिद्धांत लिखने हैं। चलिए देखते हैं। पहला सिद्धांत अनुकरण सिद्धांत, ठीक है। अनुकरण, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा अपने माता पिता और आसपास के लोगों की भाषा सुनकर उसका अनुकरण करता है और भाषा सीखता है, ठीक है। अनुकरण यानी सुनकर सीखना, जैसे कि बच्चा माँ पापा जैसे शब्द सुनकर बोलना सीखता है, ठीक है। क्लियर। दूसरा देखें, दूसरा सिद्धांत आपका प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा बार बार प्रयास करके और गलतियों को सुधार कर भाषा सीखता है। जैसे बच्चा पहले गलत उच्चारण करता है, फिर धीरे धीरे सही बोलना सीख जाता है। क्लियर। तो आपको ऐसे ही सरल और आसान भाषा में लिखे हुए नोट्स भी मिलेंगे, ये क्लास वाली PDF भी मिलेंगी। क्लास भी पढ़ें, आप क्लास देखें, नोट्स पढ़ें और ये PDF को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो नोट्स आप ज़रूर परचेज़ कर लें। भाषा शिक्षक के गुण बताइए। भाषा शिक्षक के गुण बताने, तो भाषा जहाँ पे आप देखेंगे एक अच्छे भाषा शिक्षक के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो कौन कौन से गुण हैं, यहाँ पे गुण की बात हो रही है, शिक्षक के गुण की। तो भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, एक शिक्षक को भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। भाषा के शिक्षक की बात हो रही है, तो भाषा शिक्षक के गुण कैसे होने चाहिए, तो उनके एक भाषा शिक्षक को यानी कि एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए भाषा का, ठीक है। भाषा शिक्षक को उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए, व्यवहार सरल और प्रेरणादायक होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए भाषा शिक्षक को। और यहाँ पे देखें, ये शिक्षक के गुण बताए जा रहे हैं। और धैर्यवान और सहनशील होना चाहिए, विद्यार्थियों की समस्या को समझने वाला होना चाहिए, रचनात्मक और कल्पनाशील होना चाहिए, साहित्य के प्रति रुचि होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये 8 पॉइंट हमने बताए गुण के माध्यम, ये गुण बताए शिक्षक के, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो शिक्षक कहानी सुनाकर बच्चों को भाषा सिखाता है वह प्रभावी भाषा शिक्षक कहलाता है, ठीक है। कहानी सुनाकर बच्चों को क्या सिखाता है, भाषा सिखाता है, ठीक है। तो एक भाषा शिक्षक का एक प्रभावी ये गुण है, ठीक है, प्रभावी भाषा शिक्षक कहलाता है। ये भाषा शिक्षक के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। आपको इनको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। कम से कम 2 या 3 बार इस क्लास को देख लेना, पहले नॉर्मल देख लो, बाद में स्पीड से देख लेना और नोट्स पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इस सब्जेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे 804 पेपर में, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है और कॉपी कैसे लिखनी है वो सारी चीज़ हम बता देंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, एग्ज़ाम नज़दीक आने दो, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। घबराना नहीं है किसी भी स्टूडेंट को, बस आपको पढ़ते जाना है, रेगुलर पढ़ना है और नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। नोट्स जरूर पढ़ने हैं, नोट्स आपकी सारी सब्जेक्ट एक साथ ले लेना, ठीक है। क्लासेस तो आने में देर हो जाती है, तो आप नोट्स जरूर पढ़ लें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुनने के कौशल विकास की गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। सुनने के कौशल विकास की गतिविधियों का उल्लेख करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका उल्लेख करते हैं, आंसर देखते हैं। सुनने का कौशल भाषा सीखने का महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। सुनने का जो कौशल होता है वो भाषा सीखने का इम्पोर्टेंट भाग होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके विकास के लिए निम्नलिखित गतिविधियां कराई जाती हैं। तो कौन कौन सी? कहानी सुनाना, ठीक है, कविता पाठ सुनाना और रेडियो और ऑडियो सुनाना, ताकि आसानी से आप भाषा सीख सकें, ठीक है। आपके जो भाषा कौशल विकास है वो जल्दी से आ सके, बढ़ सके, ठीक है। प्रश्नोत्तर गतिविधि, समूह चर्चा सुनना, निर्देश सुनकर कार्य करना, भाषण सुनना, श्रुतलेख कराना, ठीक है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, शिक्षक कहानी सुनाकर बच्चों से उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। गद्य शिक्षण के आपको प्रमुख उद्देश्य लिखने हैं। तो गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य यानी गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आप उसके नीचे पॉइंट बना के ये लाइन जरूर लिखें अगर आप ऐसे लिखते हैं तो, ठीक है। विद्यार्थियों में भाषा का ज्ञान विकास करना, ठीक है, सही उच्चारण और वाचन क्षमता विकसित करना, शब्द भंडार बढ़ाना। और भी देखें, विचार व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना, पठन रुचि उत्पन्न करना, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास करना, कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति बढ़ाना, ठीक है। तो आप ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखें, इनको अच्छे से लिखें और समझते हुए पढ़ें, ठीक है। कहानी पढ़ने से बच्चों में भाषा और नैतिक शिक्षा दोनों का विकास होता है, ठीक है। क्लियर, इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे, ठीक है।
आकलन किसे कहते हैं, आकलन किसे कहते हैं। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो आपकी एक सब्जेक्ट और से हिंदी भाषा शिक्षण जिसका कोड होता है आपका 808, ठीक है। प्रथम वर्ष में 808 आपकी हिंदी भाषा शिक्षण होती है, वो और 800 आपकी ये 4 सब्जेक्ट 804, तो ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, काफ़ी क्वेश्चन एक दूसरे में सिमिलर होते हैं, ठीक है। वैसे आप जितनी भी फर्स्ट ईयर की आपकी सब्जेक्ट है प्रथम वर्ष में MP DLED में, वो सारी सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन दूसरी सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये इस क्लास में से नहीं दूसरी क्लास में से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि सारी सब्जेक्ट क्या है एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। तो क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी तक नहीं किया तो लाइक करो भाई, लाइक नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आकलन किसे कहते हैं, तो आकलन किसे कहते हैं उसी के बारे में बात करते हैं। विद्यार्थियों का ज्ञान, ठीक है, कौशल और प्रगति को जानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आकलन कहते हैं। आकलन के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा और कहाँ सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। यानी विद्यार्थियों ने अब तक कितना सीखा है, उसमें क्या क्या गलतियाँ की हैं बच्चों ने, तो उन्हें कैसे सुधारना है, तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती है, आकलन से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, परीक्षा, प्रश्नोत्तर, परियोजना, कार्य आदि आकलन के साधन होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संदर्भ सामग्री क्या होती है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि संदर्भ सामग्री क्या होती है। ऐसी सहायक सामग्री जो किसी विषय की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने में सहायता करती है, उसे क्या कहते हैं, संदर्भ सामग्री कहलाती है, ठीक है। संदर्भ सामग्री कहते हैं। संदर्भ सामग्री के उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं, शब्दकोश, विश्वकोश, व्याकरण पुस्तक, और भी देखें आप समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट सामग्री, ये हम पहली क्लास में और डिटेल में करा चुके हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को, तो वहाँ पे आप देख लेना। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कठिन शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेखन कौशल के विकास में सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख की भूमिका पर प्रकाश डालिए। लेखन यानी लिखने का जो कौशल है उसके विकास में आपको सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख की भूमिका पर प्रकाश डालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं लेखन कौशल के विकास में सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनके माध्यम से विद्यार्थी शुद्ध, सुंदर और प्रभावी लेखन सीखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं DLED एग्जाम में आपको लेखन आपका कैसा होना चाहिए, सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख, ये तीनों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप DLED एग्जाम पेपर लिखोगे तो आपको एकदम क्लियर स्पष्ट लिखना है। वैसे तो हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे स्पेशल कि आपको लिखना कैसे, ठीक है। तो हम बात करते हैं सुलेख के बारे में, ठीक है। सुलेख जानेंगे। सुलेख यानी कि सुलेख का अर्थ होता है सुंदर और साफ लिखावट, ठीक है। आपको भी पेपर सुलेख में ही लिखना है, यानी कि सुंदर और साफ लिखना है, ठीक है। अब इसका महत्व जानेंगे, महत्व क्या है, सुलेख का महत्व जानेंगे, ठीक है। तो सुंदर यानी लिखावट सुंदर बनती है, सुलेख में लिखावट कैसी बनती है, सुंदर बनती है, अक्षरों का सही आकार बनता है, लेखन में आकर्षण आता है, विद्यार्थियों में लिखने की रुचि बढ़ती है, ठीक है। आप साफ स्पष्ट लिखेंगे तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो भी खुश रहेगा और आपको भर भर के नंबर देगा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, प्रतिदिन सुंदर लिखावट का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। अब आपका अनुलेख की बात करें तो अनुलेख क्या होता है, अनुलेख होता है कि विद्यार्थी देखकर लिखते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनुलेख कहते हैं। जब विद्यार्थी उसे देखकर लिखते हैं तो इसके महत्व की बात करें, अनुलेख का महत्व समझेंगे। अक्षर ज्ञान में सुधार आता है, ठीक है, वर्तनी शुद्ध होती है, लिखने की गति बढ़ती है, इससे सही वाक्य रचना का ज्ञान मिलता है, ठीक है, क्लियर। उदाहरण देखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखे वाक्यों को कॉपी में उतारना, ठीक है। जब आप लिखी हुई चीज़ को देखकर लिखते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, अक्षर ज्ञान में सुधार आता है, आप समझ जाते हैं जब देख के लिखते हैं कि ये सर ने ऐसे लिखाया था, हम भी। आप ब्लैक बोर्ड से आप जब उतारते हो तो आप गलती नहीं करते हो, ठीक है। जो गलतियां करते हैं तो उसमें भी आपको सुधार मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका तीसरा श्रुतलेख की भूमिका, यानी कि श्रुतलेख में शिक्षक बोलता है और विद्यार्थी क्या करता है, सुनकर लिखते हैं, ठीक है। जैसे शिक्षक आपको बोलकर बताएगा, आप जैसे कोई कहानी हो गई या कोई पाठ हो गया तो शिक्षक बोलता जाएगा और आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, श्रुतलेख बोलते हैं, यानी सुनकर लिखना, ठीक है।
इससे क्या होता है, इसके जो लाभ हैं, जो महत्व देखेंगे, सुनने और लिखने दोनों कौशल विकसित होते हैं। इससे क्या होता है, सुनने और लिखने के दोनों कौशल विकसित होते हैं। वर्तनी की गलतियाँ क्या होती हैं, कम होती हैं। ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। भाषा कैसी होती है, शुद्ध होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, शिक्षक शब्द बोलकर बच्चों से लिखवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, मार्गदर्शक सिद्धांतों का वर्णन करना है भाषा की पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, भाषा की पाठ्य पुस्तक बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का ध्यान रखना आवश्यक होता है ताकि पुस्तक उपयोगी और प्रभावी बन सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उसमें से उद्देश्य परकता। ठीक है, पहला सिद्धांत हो जाएगा आपका उद्देश्य परकता, यानी पुस्तक शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, पुस्तक कैसी होनी चाहिए, शिक्षा के उद्देश्यों को क्या पूरा करने वाली होनी चाहिए। और दूसरा आपकी सरल एवं स्पष्ट भाषा, यानी भाषा विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार सरल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ऐसे नहीं कि आप कक्षा 1 के विद्यार्थी को 10वीं क्लास दे रहे हैं हार्ड लैंग्वेज, तो कक्षा 1 का विद्यार्थी कैसे पढ़ेगा। ठीक है, तो विद्यार्थी के स्तर के अनुसार ही सरल होनी चाहिए भाषा। ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा क्रमबद्धता, यानी कि विषयों को सरल से कठिन क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चे इंटरेस्ट ले सकें। यानी शुरुआत में सरल चीज़ें पढ़ाओगे तो बच्चों का मन भी लगेगा। अगर शुरुआत में आपने कठिन चीज़ें दे दी तो बच्चे नहीं, उनका मन नहीं लगेगा, वो नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, यानी धीरे धीरे आप हार्ड लेवल ले चलते हैं, यानी कि उनका क्रम सरल तरीके से, यानी बच्चे पहले सरल चीज़ देखें, उसके बाद थोड़ी हार्ड ले जाएंगे आप, तो बच्चे उसे धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगेंगे, तो वो जल्दी पूरी सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे। ठीक है, रुचिकर सामग्री होनी चाहिए, जैसे कहानी, कविता, चित्र और गतिविधियाँ आकर्षक होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप, भाषा कौशल विकास, इसमें पठन, लेखन, श्रवण और वाचन चारों कौशलों का विकास होना चाहिए। सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्य, पुस्तक में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। ठीक है, सातवां आपका अभ्यास कार्य, यानी कि प्रत्येक पाठ के बाद प्रश्न और गतिविधियां होनी चाहिए ताकि बच्चों ने जो पाठ पढ़ा है उसको अभ्यास कर सके। यहाँ कि उन्हें कुछ आ रहा है पाठ से या नहीं आ रहा है, तो पीछे क्या होना चाहिए, प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, चित्रों का उचित प्रयोग होना चाहिए, यानी चित्र पाठ को सरल और रोचक बनाते हैं ताकि बच्चे उसे जल्दी समझ सकें चित्र की सहायता से। नेक्स्ट इसी का उदाहरण देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं की हिंदी पुस्तक में रंगीन चित्र और सरल कहानियाँ दी जाती हैं ताकि बच्चे उसे जल्दी आसानी से समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा प्रयोगशाला क्या होती है। भाषा प्रयोगशाला क्या होती है, इसके विभिन्न प्रकारों और कार्य प्रणाली का क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए भाषा प्रयोगशाला का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले तो भाषा सीखने और सिखाने के लिए बनाई गई विशेष व्यवस्था को भाषा प्रयोगशाला कहते हैं। भाषा सीखने और सिखाने के लिए बनाई गई विशेष व्यवस्था को क्या कहते हैं, भाषा प्रयोगशाला कहते हैं। इसमें आधुनिक उपकरणों की सहायता से सुनने, बोलने, पढ़ने और उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी भाषा प्रयोगशाला हो जाएगी। अब इसके प्रकार देखें। ऑडियो लैब, यानी कि श्रव्य प्रयोगशाला, इसमें क्या होता है, इसमें केवल ध्वनि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं रेडियो, टेप रिकॉर्डर, हेडफोन आदि। ठीक है, दूसरी आपकी हो जाएगी श्रव्य दृश्य प्रयोगशाला, यानी कि ऑडियो विजुअल लैब, यानी कि आप इसमें ध्वनि भी और दृश्य भी दोनों देखने को मिलेंगे, यानी कि इसमें ध्वनि और चित्र दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे टीवी में आपको दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं, एक तो आप आंखों से देख सकते हैं उसे, चित्र भी दिखाई देते हैं और आपको ध्वनि भी सुनाई देती है। ठीक है, तो टीवी, प्रोजेक्टर, वीडियो सामग्री आदि हो जाएगी इसमें। और तीसरा आपका हो जाएगा कंप्यूटर आधारित भाषा प्रयोगशाला। ठीक है, यानी कि इसमें कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की सहायता से भाषा सिखाई जाती है, डिजिटल भाषा सीखने वाले प्रोग्राम। ठीक है, अब आप देख सकते हैं भाषा प्रयोगशाला की कार्य प्रणाली, यानी कि शिक्षक विद्यार्थियों को ऑडियो या वीडियो सामग्री क्या कहता है, सुनाता है। विद्यार्थी हेडफोन द्वारा ध्यानपूर्वक सुनते हैं, विद्यार्थी उच्चारण का अभ्यास करते हैं और शिक्षक उनकी त्रुटियों को सुधारता है। पुनरावृत्ति द्वारा भाषा कौशल विकसित किए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये पॉइंट ध्यान रखें, ये
यहाँ पे 5 पॉइंट दिखाए गए हैं कार्य प्रणाली के, ठीक है, भाषा प्रयोगशाला की कार्य प्रणाली। अब भाषा प्रयोगशाला का महत्व भी देखे हैं कुछ पॉइंट के माध्यम से, जहाँ पे महत्व भी देखें आप। उच्चारण शुद्ध होता है इसका, ये महत्व। एक तो सुनने और बोलने का कौशल विकसित होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, भाषा सीखना कैसा होता है, रोचक बनता है, ठीक है। और आधुनिक तकनीक से शिक्षा प्रभावी होती है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, आपको ये भी लिखना है। तो ये क्वेश्चन है भाई, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, 2 नंबर में पहले भी ये पूछा गया है, ठीक है, 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको लिखना है कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। तो इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। जब विद्यार्थी की सीखने में आने वाली कठिनाइयाँ और कमजोरियाँ को दूर करने के लिए विशेष शिक्षण दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। एक बार और इसे अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। जब विद्यार्थी की सीखने में आने वाली कठिनाई, जब विद्यार्थी सीखता है तो उसमें जो कठिनाइयाँ, कमजोरियाँ, जो समस्या आती हैं, तो उसी को दूर करने के लिए जो विशेष शिक्षण दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसका जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधार कर उन्हें सही ढंग से सीखने योग्य बनाना, ठीक है। ये उद्देश्य होता है किसका, उपचारात्मक शिक्षण का, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि कोई विद्यार्थी बार बार वर्तनी गलती करता है तो उसे शिक्षक उसे अतिरिक्त अभ्यास कराता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा कह रहा है कहानी की कोई 2 परिभाषाएं लिखिए। बताइए, कहानी की 2 परिभाषाएं भी पूछ लेता है एग्जाम में, 2 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न में, ठीक है। तो पहली परिभाषा देखेंगे कहानी की। कहानी वह गद्य रचना है, कहानी एक गद्य रचना होती है। क्लियर, यहाँ पे समझेंगे, कहानी वह गद्य रचना है जिसमें किसी घटना या जीवन की परिस्थिति का रोचक वर्णन होता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे यहाँ पे, कहानी कल्पना या वास्तविक घटनाओं पर आधारित ऐसी रचनाएं जो पाठकों का मनोरंजन और शिक्षा देना दोनों करती है, ठीक है। पाठकों का क्या करती है, मनोरंजन करती है और शिक्षा भी देती है, ठीक है। कहानियों से शिक्षा भी मिलती है। तो यहाँ देख सकते हो उदाहरण, पंचतंत्र की कहानियाँ मनोरंजन के साथ शिक्षा भी देती हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं, कहानियों से हमें मनोरंजन भी मिलता है, खुशी भी मिलती है उन्हें जब पढ़ते हैं, और उनसे शिक्षा भी मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यात्रा वर्णन के विभिन्न सोपानों का लाभ लिखिए। यात्रा वर्णन के विभिन्न सोपानों के बारे में आपको लिखना है, लाभ लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें यात्रा के बारे में, यात्रा वर्णन में यात्रा के अनुभवों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके विभिन्न सोपानों के जो लाभ है वो निम्नलिखित दिए गए नीचे। सबसे पहला जो लाभ है वो अवलोकन शक्ति का विकास। इससे क्या होता है, अवलोकन शक्ति का विकास होता है। विद्यार्थी आसपास की वस्तुओं और स्थानों को ध्यान से देखना सीखते हैं, ठीक है। यात्रा करने जाते हैं व्यक्ति तो बच्चे हर चीज़ों को देखते हैं, तो इससे क्या होता है, उनका अवलोकन शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। दूसरा आप देख सकते हैं भाषा कौशल का विकास होता है, यानी लेखन और अभिव्यक्ति क्षमता में क्या आता है, सुधार आता है। तीसरा देखें, इसमें आप ज्ञान में वृद्धि होती है। तीसरा लाभ है नई जगहों, संस्कृति और लोगों की जानकारी मिलती है। कल्पना शक्ति का विकास होता है, यानी विद्यार्थी अपने अनुभवों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना सीख जाते हैं, ठीक है, सीखते हैं। और 5वां आपका हो जाएगा आत्मविश्वास में वृद्धि, यानी अपने अनुभव साझा करने से आत्मविश्वास क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। किसी ऐतिहासिक स्थान की यात्रा का वर्णन लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इकाई योजना की विशेषताएं लिखिए। इकाई योजना की विशेषताएं लिखिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने बंटी क्लासेस के नोट्स नहीं लिए तो आप नोट्स ले सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करके नंबर नोट कर लें। जो भी स्टूडेंट नोट्स लेना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, तो 72 40 28 72 81, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आप नोट्स परचेस कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आप उन्हें अच्छे से पढ़ पाएंगे, कम समय में अच्छे से पढ़ लोगे आप नोट्स, ठीक है। आप बुक्स वगैरह नहीं पढ़ पाओगे तो नोट्स ले लो,
लास्ट मौका है भाई, अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में क्या पता मेरिट आधार पे आप भी टीचर बनने लगे तो उसमें काम आएगी आपकी परसेंटेज। ठीक है, मौका है तो पढ़ लो, नहीं तो भाई जिनके पास मौका नहीं, काफ़ी बच्चे गरीब होते हैं वो नहीं पढ़ पाते। आपके पास मौका है, आपकी फैमिली सपोर्टिंग है तो आप पढ़ सकते हैं, तो अच्छा ही पढ़ो, नाम के लिए मत पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इकाई योजना की जो मुख्य विशेषताएं वो निम्नलिखित हैं। इकाई योजना की बात हो रही थी विशेषताओं की, तो इकाई योजना की मुख्य विशेषता निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं? ये उद्देश्य आधारित होती है। ठीक है, इकाई योजना कैसी होती है? उद्देश्य आधारित होती है। विषय वस्तु क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाती है। इसमें विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है। इकाई योजना के बारे में आपको मैं समझा दूं। इकाई योजना, यहाँ पे हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इकाई योजना यानी किसी पाठ को पढ़ाने से पहले जो तैयार की जाती है कि हमें आज इतना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इकाई योजना में आती हैं। और यहाँ पे देखते हैं, शिक्षण को सरल और प्रभावी बनाती है इकाई योजना। इसमें गतिविधियों और अभ्यास का समावेश होता है। मूल्यांकन की व्यवस्था होती है। समयबद्ध योजना होती है। ठीक है, समय के अनुसार कि मुझे 30 मिनट में ये पढ़ाना है तो यही पढ़ाना है। ठीक है, विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकता के क्या होता है, ध्यान रखा जाता है इसमें। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण विषय को छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक लेखन क्या है। मौलिक लेखन क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। ठीक है, मौलिक लेखन की महत्वपूर्ण बिंदु लिखने हैं। तो मौलिक लेखन का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले तो जब विद्यार्थी अपने विचारों और अनुभवों को स्वयं की भाषा में लिखता है तो उसे मौलिक लेखन कहते हैं। ठीक है, जब विद्यार्थी अपने विचारों, जैसे आप विद्यार्थी तो आपके मन में जितने भी विचार हैं आप और आपके जो अनुभव हैं स्वयं की भाषा में आप लिखते हैं अपनी डायरी में, तो उसे क्या कहते हैं, मौलिक लेखन कहते हैं। ठीक है, मौलिक लेखन। चलिए, मौलिक लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे देखेंगे। इसमें विचारों की स्वतंत्रता व्यक्त होती है, यानी कि आपके विचार है भाई, आपकी स्वतंत्रता, अपने अकॉर्डिंग आप कैसे भी लिख सकते हैं। भाषा और शब्द भंडार का विकास होता है। रचनात्मकता में वृद्धि, कल्पना शक्ति का विकास, आत्मविश्वास में वृद्धि। ठीक है, और भी पॉइंट देखें यहाँ पे, सही व्याकरण और वाक्य निर्माण का अभ्यास। मेरा प्रिय मित्र विषय पर अपने विचारों से निबंध लिखना। ठीक है, आप अपने मित्र के ऊपर लिख सकते हैं अपने विचारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, साहित्य की कोई एक परिभाषा एवं साहित्य के मुख्य लक्षण लिखिए। साहित्य की आपको एक परिभाषा लिखनी है और साहित्य के मुख्य लक्षण भी आपको बताने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं साहित्य की परिभाषा क्या होती है। साहित्य मानव जीवन के विचारों, भावनाओं और अनुभवों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। साहित्य क्या है? साहित्य मानव जीवन के विचारों, भावनाओं और अनुभवों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, और साहित्य के जो मुख्य लक्षण हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो साहित्य के जो मुख्य लक्षण देखेंगे, भाव प्रधानता, भाषा की सुंदरता, कल्पना शक्ति का प्रयोग, मनोरंजन और शिक्षा दोनों प्रदान करना, और समाज और संस्कृति का चित्रण, नैतिक मूल्यों का विकास। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ने का अर्थ, प्रकार एवं पढ़ना। पढ़ने का अर्थ बताना है आपको, प्रकार बताने, और पढ़ना कौशल के विकास की विधियां समझानी है आपको। ठीक है, तो पढ़ने का अर्थ देखें, सबसे पहले लिखित शब्दों को देखकर उनके अर्थ को समझने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पढ़ना कहते हैं। जैसे अभी हम कर रहे हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसे हम देख रहे हैं और उसका अर्थ समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यही पढ़ना कहलाता है। पढ़ने के प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं, सहस्वर वाचन, यानी कि ऊंची आवाज़ में पढ़ना, बहुत तेज़ से पढ़ोगे तो वो सहस्वर वाचन होगा, यानी कच्चा में कविता पढ़ना। मौन वाचन, यानी बिना आवाज़ के पढ़ना। पुस्तक को मन ही मन में पढ़ना, जैसे एग्जाम टाइम पे पढ़ते हैं। गहन वाचन, यानी अर्थ को ध्यानपूर्वक समझ कर पढ़ना, जैसे कि एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि नौकरी वाली जॉब करते हैं ना, तो उसमें गहन वाचन किया जाता है। ठीक है, जैसे आप डीएलएड पढ़ रहे हैं, जब आप डीएलएड कंप्लीट हो जाएगी, आप जब जॉब की तैयारी करोगे 1 से 5वीं तक के टीचर के लिए, तो उसके लिए आपको अर्थ को ध्यानपूर्वक समझ कर ही पढ़ना होगा, गहन वाचन ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सरसरी वाचन, यानी मुख्य जानकारी प्राप्त करने के लिए जल्दी पढ़ना। ठीक है, ये पेपर के कुछ समय पहले किया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे, पढ़ना
कौशल के विकास की विधियाँ, ठीक है। पढ़ना कौशल के विकास की विधियाँ, यहाँ पे कौन कौन सी विधियाँ आप देखेंगे। सबसे पहले आदर्श वाचन कराना, कहानी और कविता पढ़ाना, चित्र पुस्तकों का प्रयोग करना, पुस्तकालय का उपयोग करना, नियमित अभ्यास कराना, ठीक है। और छठा आपका पठन प्रतियोगिताएं आयोजित कराना, शब्द ज्ञान बढ़ाना। शिक्षक कहानी पढ़कर बच्चों से दोहराने को कहते हैं, ठीक है, दोहराने को कहें। और मैं आपको बता दूं, मैं तो आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इम्पोर्टेंट ही करा रहा हूँ, बट मैं थोड़े शॉर्ट में करा रहा हूँ, ठीक है। आपको शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए एग्जाम में लिखना है, अच्छे से अपने कुछ अपनी तरफ से जोड़ देना बना के, ठीक है। इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भाषाई कौशल के विकास की पाठ्य सामग्री का वर्णन कीजिए। भाषाई कौशल के विकास की पाठ्य सामग्री का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, भाषाई कौशल यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पाठ्य सामग्री की जो कौन कौन सी चीज़ें जो उनका प्रयोग किया जाता है, तो प्रमुख पाठ्य सामग्री में पाठ्य पुस्तक आती है। इसमें भाषा सीखने का मुख्य साधन है, ठीक है। भाषा सीखने का मुख्य साधन पाठ्य पुस्तक होती है। फिर उसके बाद आपका आता है चित्र एवं चार्ट, इसमें भाषा को रोचक और स्पष्ट बनाते हैं चित्र और चार्ट। उसके बाद कहानी एवं कविताएं पुस्तकें, ठीक है, कविता पुस्तकें ये कल्पना शक्ति और पठन रुचि को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। उसके बाद आता है आपका शब्दकोश, इसमें शब्दों का अर्थ और वर्तनी सिखाता है, ठीक है। शब्दकोश क्या करता है, शब्दों का अर्थ और वर्तनी सिखाता है। ऑडियो वीडियो सामग्री ये क्या करती है, सुनने और बोलने के कौशल में विकसित करती है, ठीक है। सुनने और बोलने के कौशल को विकसित करती है ऑडियो वीडियो सामग्री, ठीक है। उसके बाद आपका समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं भाषा ज्ञान और सामान्य जानकारी बढ़ाते हैं। ये कार्यपत्रक यानी कि अभ्यास और मूल्यांकन में क्या करते हैं, सहायक करते हैं, ठीक है, सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए चित्र देकर कहानी लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भाषा की विषय वस्तु एवं विषय वस्तु शिक्षण के तरीकों का वर्णन कीजिए। भाषा की विषय वस्तु एवं विषय वस्तु शिक्षण के तरीकों का वर्णन करना है। भाई देख लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में, ठीक है। इनको समझने की ज़रूरत होती है बस। तो भाषा की विषय वस्तु समझें पहले। भाषा की विषय वस्तु में वे सभी तत्व शामिल होते हैं जिनके माध्यम से भाषा का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। भाषा की विषय वस्तु में वे सभी तत्व शामिल होते हैं जिनके माध्यम से विषय का भाषा का क्या दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। तो प्रमुख विषय वस्तु देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें आएंगे गद्य आएगा आपका, पद्य, व्याकरण, रचना लेखन, शब्द ज्ञान और भाषा कौशल, ठीक है। और इस विषय वस्तु शिक्षण के तरीके यहाँ पे देखेंगे। इनके तरीके होते हैं व्याख्यान विधि यानी शिक्षक समझाकर पढ़ाता है, ठीक है, व्याख्या करके। उसके बाद प्रश्नोत्तर विधि, इसमें शिक्षक क्या करता है, प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों को सक्रिय बनाया जाता है प्रश्नोत्तर विधि से, ठीक है। कहानी विधि यानी कि कहानी के माध्यम से शिक्षण कराना, ठीक है, पढ़ाना। और आपका चौथा हो जाएगा प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में क्या होता है, चित्र, चार्ट और मॉडल का प्रयोग होता है। गतिविधि विधि में यानी विद्यार्थियों को स्वयं कार्य कराकर सीखना होता है, ठीक है, सिखाना होता है। और चित्र दिखाई, कहानी लिखावट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाठ्य पुस्तक को परिभाषित कीजिए। पाठ्य पुस्तक की आपको परिभाषा लिखनी है, उसको परिभाषित करना है। तो आप इसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, अच्छे से आप समझेंगे भाई। अपने शब्दों का भी प्रयोग करें एग्जाम में, अपनी तरफ से जितना बना सकते हो, जितना लिख सकते हो उतना लिख के आना है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें किसी विषय की निर्धारित पाठ्य सामग्री क्रमबद्ध रूप में दी जाती है और जिसका उपयोग शिक्षण एवं अध्ययन के लिए किया जाता है, ठीक है, क्लियर। विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली हिंदी पुस्तक, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भाषा शिक्षण के कोई 4 उद्देश्य लिखने हैं आपको। भाषा शिक्षण के कोई 4 उद्देश्य लिखने हैं भाई। ये भाषा संबंधित सब्जेक्ट आपकी, तो भाषा रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है। सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल का विकास करना, शुद्ध एवं प्रभावी भाषा का ज्ञान देना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। तो ये 4 इसके क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। कहानी और कविता के माध्यम से भाषा सिखाना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रारंभिक भाषाई कौशलों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक भाषाई कौशलों का उल्लेख करना है तो प्रारंभिक भाषाई कौशल निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आपका सुनना हो जाएगा, बोलना हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा और लिखना कौशल हो जाएगा। ये 4 कौशल हैं आपके, ये चारों भाषा सीखने के मूल कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ना और लिखना सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भाषा शिक्षण की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए वर्णन करते हैं। तो भाषा शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने वाली गतिविधियों का पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, भाषा शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने वाली जो गतिविधियां होती हैं उनको क्या कहते हैं? पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। तो कौन कौन सी यहाँ पे देखें प्रमुख पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ठीक है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं यहाँ पे देखेंगे। वाद विवाद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता यानी बोलने की क्षमता विकसित होती है इसमें। ठीक है, वाद विवाद में क्या होता है, बोलने की क्षमता कैसी होती है, विकसित होती है। दूसरी आपकी हो जाएगी कविता पाठ, यानी कि उच्चारण और आत्मविश्वास बढ़ता है कविता पाठ से। ठीक है, तीसरा आपका भाषण प्रतियोगिता यानी विचार व्यक्त करने की क्षमता बढ़ती है। नाटक एवं अभिनय यानी भाषा और अभिव्यक्ति में सुधार होता है। ठीक है, पांचवा आपका हो जाएगा कहानी लेखन यानी कि कल्पना शक्ति का विकास होता है। निबंध लेखन यानी लेखन कौशल विकसित होता है इससे, निबंध लेखन से। और आपका जो सातवां हो जाएगा आपका पुस्तकालय गतिविधियाँ। सातवां हो जाएगा आपका पुस्तकालय गतिविधियाँ यानी कि पठन रुचि बढ़ती है, इससे क्या होती है, पठन रुचि बढ़ती है। और आठवां आपका हो जाएगा कवि सम्मेलन, इसमें क्या होता है, साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये आपकी नेक्स्ट क्लास। अब इसका महत्व देखते हैं। अब इसका महत्व देखें। भाषा कौशल का विकास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, रचनात्मकता विकसित होती है, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ती है इसमें। ठीक है, और उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं विद्यालय में कविता प्रतियोगिता आयोजित कराना। ठीक है, तो आपको इन पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपका भाषा शिक्षण की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्णन किया है हमने। ठीक है, तो ये आपकी इम्पोर्टेंट क्लास थी 804 पेपर की। तो 804 पेपर की आपकी दूसरी क्लास भी कंप्लीट होती है। ठीक है, दूसरी क्लास कंप्लीट होती है। जो भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको कराएं, इससे पहले पहली क्लास में जो कराए थे वो भी इम्पोर्टेंट थे, और आज जो दूसरी क्लास कंप्लीट कराई है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों क्लास से आपके एग्जाम पेपर में यानी कि आपकी जो 804 वाला पेपर है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अदर पेपर में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारी सब्जेक्ट एक दूसरे से कैसी होती हैं, रिलेटेड होती हैं। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन दूसरी सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं MPDLED में। ठीक है, तो नोट्स परचेज कर लो। नोट्स के लिए आप नंबर नोट करेंगे 72 40 28 72 81। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे और नोट्स ले लेंगे और नोट्स को आराम से पढ़ेंगे। कम समय में आप पढ़ लेंगे नोट्स को और कम समय में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स पढ़िएगा आराम से और एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम कॉपी वगैरह कैसी लिखनी है वो सारी चीज़ हम बताएंगे। आप बंटी क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन रख लें। ठीक है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम जरूर फॉलो कर लेना, सबसे पहले अपडेट्स वहीं मिलती है। जो कोई भी वीडियो डालते हैं, कभी भी डालें, कभी भी लाइव आएंगे तो सबसे पहले टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं कि इतने बजे आपकी क्लास चालू होगी। तो आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम जरूर चालू कर लें, फॉलो कर लें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें इस क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी नहीं किया है तो एक कमेंट कर दें प्यारी सी। ठीक है, अच्छी सी कमेंट कर देना, शेयर कर दो सभी जगह। तो मिलते अगली नई नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।